जैसे जो कुषाण टर्म है वो हमको जो इंडियन सोर्सेज हैं पुराण वगैरह में नहीं देखने को मिलती। जो रूलर होता है यूचीज का, उसको ये मोदू मार के उसकी खोपड़ी में फिर वो उसको वाइन ड्रिंकिंग कप बन जाता है उसका। तो ये फिर अब इतनी जो ये ड्रास्टिक डिफीट हुई है उसके बाद यूचीज जो है गांजू कॉरिडोर जो है वहाँ से फिर इनका माइग्रेशन होता है नॉर्थवर्ड्स वेस्टवर्ड्स, और ये पहुंचते हैं टारिम या इली बेसिन पे, जो आज का उज़्बेकिस्तान की जो कैपिटल है उसके आसपास का इलाका। तक्षशिला से लेके काबुल वाबुल तक ट्रैवल करोगे ना, तो आपको अगर ग्रीक आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक आने में। कुषाणों ने अपनी हिस्ट्री कुछ नहीं लिखी है तो हम जितना जानते हैं चाइनीज सोर्सेज के थ्रू जानते हैं। पुराण है वो हमको बताते हैं, लेकिन उसमें कुषाण टर्म वो कभी इस्तेमाल नहीं करते। वो तुखार, ये सब तुखार तुषार ये सब इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ ईरानियन गॉड्स की वर्शिप हो रही है, दूसरी तरफ ये भगवान शिव का थोड़ा बेंट है। वीमा कैटफाइसिस के टाइम पे ये तीसरा एलिमेंट ले आते हैं कि अपने आप को या अपने जो एंसेस्टर्स थे उनको एक मतलब डिवाइन बीइंग की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। कहीं मेंशन नहीं है कि कुषाण जो थे या कनिष्क जो था वो फॉलोवर था बुद्धिज्म का। ये भी नहीं कह सकते कि भाई बहुत जैसे अशोक जैसा कनिष्क का रुझान था बुद्धिज्म की तरफ। योधे जो टर्म है, स्कॉलर्स का ये मानना है कि महाभारत में आता है कि योधे युधिष्ठिर के एक बेटे का नाम था। अच्छा। तो उससे ये डिसेंड अपने आप को क्लेम करते होंगे, ऐसा मानना है स्कॉलर्स का। और योधे का जो रीजन था वो बेसिकली रीजन था आपका ईस्टर्न पंजाब और हरियाणा का पूरा रीजन। और रोहतक जो था, रोहतक का रीजन स्कॉलर्स बोलते हैं कि सेंटर रहा होगा। और इंटरेस्टिंगली क्या है ना कि योधेयों के सिक्कों में एक और बात हमको देखने को मिलती है कि इससे पहले जो डायनेस्टीज थी जैसे इंडो ग्रीक्स, पार्थियन, शक, कुषाण, ये इस्तेमाल करते थे खरोष्टी और ग्रीक इंस्क्रिप्शंस भी, मतलब स्क्रिप्ट्स भी। लेकिन इन्होंने पॉइंट बना रखा था कि हम ब्राह्मी यूज़ करेंगे। इनके कोई भी सिक्का नहीं मिला जिसमें खरोष्टी तक यूज़ है। खरोष्टी को एक तरह से फॉरेन स्क्रिप्ट की तरह देखा जाता था। अच्छा। तो ब्राह्मी एक तरह से इंडिजिनस स्क्रिप्ट मानी जाती थी। कनिष्क का कॉइन देखोगे तो उसमें स्पीयर है और यहाँ तक आते आते त्रिशूल हो जाता है। तो त्रिशूल का जो ये है, तो बेसिकली उनका कहना है कि भगवान शिव का वो वर्शिप दिखा रहे हैं। हेलो जय, कैसे हो? बढ़िया भैया, कई दिन बाद आए हो। पिछली बार हम बात कर रहे थे गोंडोफेरिस से, हमने शायद अंत किया था, और किस तरीके से इंडो पार्थियंस जो हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उनका रूल बढ़ रहा था। इसी टाइम पे कुषाण्स उनका आना होता है देश में। तो उसकी कहानी क्या है, कहाँ से इनका ओरिजिन है, कहाँ से क्या हिस्ट्री है इनके माइग्रेशन का भारत में? तो जैसे जो कुषाण टर्म है वो हमको जो इंडियन सोर्सेज हैं पुराण वगैरह में नहीं देखने को मिलती। कुषाण अपनी इंस्क्रिप्शंस में वो यूज़ करते हैं, जैसे जो संस्कृत इंस्क्रिप्शन है उनमें, उसमें कई जगह पे कुषाण लिख रखा है। एक मथुरा में इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे कुषाण पुत्र करके आता है। फिर जैसे उनके जो कॉइन्स हैं उसमें आता है कनिष्क का कॉइन है तो कनिष्क लिखता है शाओनानो कनिष्के कुषाणो। तो ये मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं। क्या मतलब है इस टाइटल का? शाओनानो शाओ, जैसे आज का शहंशाह है ना, उसका ये अर्लीस्ट वर्जन है, मतलब अर्ली उसी से आया है। हाँ, उसी से शहंशाह। शाओनानो कनिष्क कुषाणो, ये जो था ये कनिष्क के कॉइन में हमको देखने को मिलता है। तो जो कुषाण जो नाम है वो एक डायनेस्टिक टाइटल या किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब का या एक पर्टिकुलर फैमिली का टाइटल था शायद से। अच्छा। और ये जो कुषाण थे ये अर्ली पीरियड में एक ब्रॉडर कन्फेडरेशन के पार्ट थे जिसका नाम था यूचीज। वो चाइनीज़ का प्रोनाउंसिएशन बड़ा हुआ है। तो ये जो यूचीज थे 3rd सेंचुरी BC के अराउंड, जो एक ये गांजू कॉरिडोर कहते हैं जिसको हेक्सी कॉरिडोर भी कहते हैं, तो वहाँ पे ये मतलब इनका सेटलमेंट्स था। नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट थे ये। चाइना से जस्ट ऊपर। हाँ, मतलब आज का तो चाइना के पार्ट, आज का चाइना का पार्ट है गांजू प्रोविंस का जो इलाका है। लेकिन जो हेक्सी कॉरिडोर है ना, ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कॉरिडोर है। सिल्क रोड वाला। हाँ, सिल्क रोड। बेसिकली क्या है कि जो हेक्सी कॉरिडोर है इसके नीचे तिब्बतन प्लेट्यू है, ऊपर है गोबी डेजर्ट। तो एक ये जो रीजन है, ये जितनी भी मूवमेंट होती है मेनलैंड चाइना से सेंट्रल एशिया के थ्रू, ये यहीं से जाती है। तो इस जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यहाँ पे इनका सेटलमेंट था। और ये जो थे इस समय, मतलब यूचीज जो थे ये डोमिनेंट थे। जैसे चाइनीज सोर्सेज में बताते हैं हमको कि इनकी 1 लाख के करीब माउंटेड आर्चर्स की फोर्स थी। और 3rd सेंचुरी BC के अराउंड ये डोमिनेंट फोर्स थे यहाँ पे। लेकिन क्या होता है कि
अराउंड द एंड ऑफ 3rd सेंचुरी BC जो इनकी राइवल्स हैं जुआंगनू उनको कहते हैं चाइनीज सोर्सेज में, तो उनका राइज होना शुरू होता है। और जुआंगनू इंटरेस्टिंगली ये आगे चल के बहुत मतलब स्कॉलर्स मानते हैं कि ये हंस जो थे इनके एंसेस्टर्स थे जुआंगनू। तो जुआंगनूस क्या है 207 BC के अराउंड उनका एक रूलर है मोदू करके, उसका राइज होता है। और उसका राइज भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि बताते हैं कि जो ये जुआंगनू और यूचीज में राइवलरीज तो चल रही थी, तो जो ये मोदू था, मोदू अपने पिता का सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन इसके जो पिताजी थे वो चाहते थे कि जो उनकी फेवरेट वाइफ का बेटा है ना वो बने रूलर। तो ये क्या करते हैं कि एज अ सेटलमेंट बिटवीन यूचीज एंड जुआंगनू ये अपने इस बड़े बेटे को कहते हैं कि तुम यूचीज की कोर्ट में जाओ एज अ होस्टेज की, भाई मतलब हम लड़ाई नहीं करेंगे दोनों। और होते क्या है कि जब ये होस्टेज बन के पहुँच जाता है वहाँ पे रहना शुरू कर देता है, तो वो अटैक कर देता है, जो जुआंगनू होते हैं वो यूचीज पे अटैक कर देते हैं। तो ये जो मोदू के पिताजी थे उनका बेसिक एम ये था कि वो मर जाए, हाँ मैं अटैक करूँ ये मर जाए। लेकिन किस्मत की बात ये होती है कि मोदू क्या करता है, ये जो अपने आप को बचाने में कामयाब रहता है और जो सबसे बेस्ट हॉर्सेस होते हैं यूचीज़ के उनको भी अपने साथ ले आता है। तो इसको देख के बड़ा इम्प्रेस होते हैं उसके पिताजी, और इम्प्रेस होके उसको 10,000 माउंटेड आर्चर्स का एक कंटिंजेंट दे देते हैं कि ये तुम्हारे अंडर रहेगा। लेकिन मोदू को पता रहता है कि भाई मेरे पिताजी तो मेरे को मारने में तुले थे, तो इसका रहता है कि भाई मैं बदला लूँगा इनसे। तो फिर वो क्या करता है, जैसे ये सारा चाइनीज़ सोर्सेज में कहानी के तौर पे, तो उसमें बताया जाता है कि जो ये मोदू है ये ट्रेन करता है ये 10,000 सोल्जर्स को कि जब भी मैं जो एक सीटी वाला विस्लिंग एरो कहते हैं तो उसको शूट करूँ ना, तो जिस डायरेक्शन में वो एरो जा रहा है उस डायरेक्शन में ये 10,000 जो माउंटेड ट्रूप्स हैं उनको भी शूट करना पड़ेगा। तो ऐसे ये बहुत ड्रिल करता रहता है, तो एक तरह से मतलब हो जाता है कि जिस डायरेक्शन में शूट करेगा विस्लिंग एरो उस डायरेक्शन में सारे के सारे ट्रूप्स करते हैं शूट। तो ये एक बार अपने पिताजी के साथ हंटिंग ट्रिप पे जाता है, तो जिस तरफ इसके पिताजी होते हैं उस तरफ ये शूट करता है एरो, तो उसी का देखा देखी जो बाकी 10,000 जो ट्रूप्स होते हैं वो भी शूट करते हैं। और इस मतलब एरो शूटिंग में उसके पिताजी की हो जाती है डेथ। और इसके साथ साथ फिर बाद में ये अपनी जो सौतेली माँ थी जिसके चक्कर में ये सब हुआ उसको मारता है, फिर ऑफिशियल्स को मारता है, और एंड में जाके 207 BC के अराउंड ये जुआंगनू का वो बन जाता है क्या कहते हैं लीडर। बेसिकली जैसे राइज होता है चंगेज़ खान का कि अलग अलग जो पावर है उनको कोलेस करता है, तो वैसे ही मोदू भी करता है। और चाइनीज़ सोर्सेज बताते हैं कि अपने पीक पे इसके पास लगभग 3 लाख माउंटेड आर्चर्स थे, और अब 3 लाख की जो फोर्स है इसने बना ली है। अब ये क्या करता है, एक तरफ तो हान चाइनीज़ जो मेनलैंड है चाइना वहाँ पे अटैक कर रहा है, और दूसरी तरफ अपने जो राइवल्स हैं ये यूचीज़ इन पे अटैक कर रहा है। अब हान चाइनीज़ तो क्या करते हैं कि इनसे एग्रीमेंट करते हैं कि हम तुमको ट्रिब्यूट देंगे, हम पे अटैक करना बंद कर दो। तो ट्रिब्यूट वहाँ पे तो अब सारी की सारी जो ये अटेंशन है यूचीज़ पे लाता है, और लगभग 40 साल तक वॉरफेयर चलता है 207 से लेकर लगभग 166 के अराउंड तक BC तक। और फाइनली जो यूचीज़ है उनकी बहुत बुरी डिफीट होती है, और चाइनीज़ सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो रूलर होता है यूचीज़ का उसको ये मोदू मार के उसकी खोपड़ी में फिर वो उसको वाइन ड्रिंकिंग कप बन जाता है उसका। तो ये फिर अब इतनी जो ये ड्रास्टिक डिफीट हुई है उसके बाद यूचीज़ जो है गांजू कॉरिडोर जो है वहाँ से फिर इनका माइग्रेशन होता है नॉर्थवर्ड्स वेस्टवर्ड्स, और ये पहुँचते हैं टारिम या इली बेसिन पे जो आज का उज़्बेकिस्तान की जो कैपिटल है उसके आसपास का इलाका। जिंगजियांग वो वाला एरिया? नहीं जिंगजियांग नहीं, उज़्बेकिस्तान उससे और हाँ वेस्ट मतलब ईस्ट हाँ ईस्ट में, हाँ वेस्ट होगा, हाँ वेस्ट में आप चले जाइए तो वहाँ पहुँचते हैं ये, और लगभग 1900 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने तय करके पहुँचे हैं यहाँ पे ये। अब क्या है कि वहाँ पे वो जगह जो थी वहाँ पे सिथियंस थे, और ये सिथियंस को क्या है वो वहाँ से डिस्प्लेस करते हैं। तो यही सिथियंस जैसे जो हमने इससे पहले वाले एपिसोड में करा था कि जो सिथियंस आए थे ऊपर काराकोरम पास के थ्रू, तो वही जो सिथियंस थे ये यूचीज़ डिस्प्लेस करते हैं। अब क्या है यहाँ पे ये लगभग आए हैं 166 BC के अराउंड यहाँ पे पहुँच गए हैं 160 BC तक। और फिर क्या था, लेकिन यहाँ पे भी ये जुआंगनू जो है उनका पीछा नहीं छोड़ते। जुआंगनू 1900 किलोमीटर के बाद भी हाँ जुआंगनू प्लस एक और ट्राइब था जो यूचीज़ का राइवल था, ये दोनों के दोनों कंबाइन फिर से अटैक करते हैं इनको। तो ये फिर से अपनी जान बचा के
वहाँ से पूरा का पूरा ट्राइब मूव करता है फिर से ईस्टवर्ड, और ये फाइनली सेटल होता है आमूदारिया का जो रीजन है, बेसिकली आज का अफ़गानिस्तान और जो उज़्बेकिस्तान का जो बॉर्डर है, आमूदारिया रिवर जो है वहाँ उसके नॉर्थ बैंक्स पे सेटल होते हैं। तो 130 BC के अराउंड ये अब मतलब टाइम पीरियड है। अब यहाँ पे क्या है कि फिर देखते मतलब यहाँ पे धीरे धीरे करके इस रीजन पे अच्छे सेटल हो गए हैं। और इंटरेस्टिंगली इसी पीरियड में लगभग 130-125 BC के अराउंड चाइनीज़ एनवॉयज़ जो हैं ये आते हैं यूचीज़ के पास, और वो कहते हैं कि हम आपसे मतलब एक एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, जिससे कि एक तरफ से आप अटैक करो इन जुआंगनूस पे और एक तरफ से हम करते हैं और हम इनको ख़त्म कर देते हैं, फिर आप जो आपका जो ओरिजिनल होमलैंड है वहाँ पे चले जाना। तो ये क्या कह रहे, इतना अच्छे से सेटल हो गए या फिर इतना इनको डर था जुआंगनूस का कि इन्होंने कहा नहीं हम जहाँ पे हैं वहाँ पे सही है। तो फिर बेसिकली जो 130 BC के आसपास से लेके यूचीज़ यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद जो चाइनीज़ सोर्सेज हैं वो हमको कुछ नहीं बताते 25 BC तक। तो लगभग 100 साल का पीरियड गए, डार्क पीरियड है ये मतलब इस ये यूचीज़ के लिए। और इस पीरियड में क्या होता है, इस पीरियड में हमको ये पता चलता है कि जो यूचीज़ हैं वो 5 मतलब प्रिंसडम्स में डिवाइड हो गए। उनको चाइनीज़ सोर्सेज यागबू करके बोलते हैं। और ये क्यों डिवीज़न हुआ इसका कारण हमको पता नहीं। कुछ स्कॉलर्स स्पेकुलेट करते हैं कि कोई जो मेन रूलर था यूचीज़ का वो मर गया था, तो फिर बाद में ये 5 बट गई। लेकिन इतना है कि ये बट गए थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या है 25 BC तक जो बैक्ट्रिया का रीजन है पूरा मतलब अमुदरिया से ये साउथवर्ड कॉन्क्वेस्ट करके बैक्ट्रिया का लगभग काफ़ी रीजन इन्होंने कॉन्कर कर लिया है। 25 BC में क्या होता है कि इनका एक ट्राइब है उसी 5 ट्राइब्स में, जिसको चाइनीज सोर्सेस कहते हैं क्वेशांग। अच्छा। तो मोस्ट लाइकली ये कुशानी थे, एक यूचीज़ का एक ट्राइब। उनका रूलर है कजूला कैटफाइसिस। वो बाकी सारी जो 5 ट्राइब है वो कुशान या क्वेशांग बैनर के अंडर उनको यूनाइट करता है। और ये जब यूनाइट हो जा रहे हैं तो इसी पीरियड में, और ये जो यूनिटी आ रही है इनमें मतलब ये कजूला कैटफाइसिस क्यों कर पाया है यूनाइट, उसका कारण ये था कि जो साउथ का रीजन है आज का नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, वहाँ पे गोंडो फेरिस जो है वो अपनी कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से इनको ये रीजन था कि भाई अगर हम मतलब आपस में यूनाइट नहीं होंगे तो फिर अब नेक्स्ट नंबर गोंडो फेरिस हमको अटैक करेगा। और एक इंस्क्रिप्शन मिली है मर्दान का जो रीजन है वहाँ से, तख्तेबाही एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थी, वहाँ से इंस्क्रिप्शन मिली है हमको, और उसमें एक राजा का नाम आता है जो कजूला कैटफाइसिस से काफ़ी सिमिलर है। और उसमें हमको ये बताया गया है कि ये गोंडो फेरिस की कोर्ट में एक प्रिंस था। बेसिकली गोंडो फेरिस इसका ओवरलॉर्ड था। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ मतलब इन्होंने एक्सेप्ट करी थी ओवरलॉर्डशिप इंडो पार्थियंस की, गोंडो फेरिस की। लेकिन क्या करते हैं, कजूला कैटफाइसिस अटेम्प्ट करता है कॉन्कर करने का रीजन। बेसिकली क्या है कि अभी जो बीच में इंडो ग्रीक, हाँ बीच में इंडो ग्रीक्स हैं, तो सबसे पहले तो ये इंडो ग्रीक्स कॉन्कर कर लेते हैं। अब ये इंडो ग्रीक्स की जो कॉन्क्वेस्ट हुई है, काबुल वैली में थे ये इंडो ग्रीक्स, और इनकी कॉन्क्वेस्ट होने के बाद अब दोनों के बीच में कोई बफर स्टेट बची नहीं है। तो ये कजूला कैटफाइसिस अटेम्प्ट करता है कॉन्कर करने का, लेकिन उस टाइम पे इंडो पार्थियंस अपने पीक पे हैं, तो बहुत फेल हो जाती है इन्वेजन। तो ये कजूला कैटफाइसिस वेट करता है थोड़ा, और असली जो इसका वो जो टाइम आता है वो आता है जब गोंडो फेरिस की डेथ होती है। तो उसमें क्या है कि 2 बेटे हैं गोंडो फेरिस के, वो आपस में लड़ रहे हैं, तो इसको एकदम प्राइम टारगेट मिलता है। तो सबसे पहले काबुल वैली के बाद तक्षशिला तक का इलाका जो है कजूला कैटफाइसिस ने कॉन्कर कर लिया। और वो तक्षशिला कैपिटल थी इंडो पार्थियंस की। इंडो पार्थियंस की कैपिटल थी। एक ग्रीक मतलब वो ट्रैवलर था अपोलोनियस करके, वो इस गोंडो फेरिस के पीरियड में ही आया। मतलब वो गोंडो फेरिस तो बोलता नहीं है, लेकिन ये हिस्टोरियंस मानते हैं कि वो अपोलोनियस जो था गोंडो फेरिस के पीरियड में आया। तो वो इंटरेस्टिंगली ये बात बोलता है कि आप पूरे मतलब तक्षशिला से लेके काबुल तक ट्रैवल करोगे ना, तो आपको अगर ग्रीक आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक आने में। तो मतलब कल्चरली अभी भी वो पूरा का पूरा रीजन ग्रीक कल्चर से इन्फ्लुएंस। और जो चाइनीज सोर्सेस है उनके अकॉर्डिंग 80 साल तक ये कजूला कैटफाइसिस जिया था।
मतलब एक ये है कि कुषाणों ने अपनी हिस्ट्री कुछ नहीं लिखी है तो हम जितना जानते हो चाइनीज सोर्सेज के थ्रू जानते हैं या फिर बाकी जो छोटी मोटी और इंडियन सोर्सेज में कुछ भी नहीं है कुषाण्स के। हाँ, इंडियन सोर्सेज में वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन जो पुराण है वो हमको बताते हैं, लेकिन उसमें कुषाण टर्म वो कभी इस्तेमाल नहीं करते। वो तुखार, ये सब तुखार, तुषार, ये सब इस्तेमाल करते हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि चाइनी मतलब जो ग्रीक सोर्सेज थे, ग्रीक सोर्सेज में उनको टोखारी बोला गया है। अच्छा। तो टोचेरियंस करके ऐसे, तो वहाँ से क्या पता ये इंटरप्रिटेशन आया हो, तो ये वो है। और वो टोचेरियन और वो सब बोलने का क्या मतलब था कि वो कोई रीजन का नाम है? हाँ, वो बेसिकली जो आज का ये बल्ख रीजन है उसको ये क्या कहते हैं? कौन सा रीजन है वो आज? नॉर्दर्न अफगानिस्तान। नॉर्दर्न अफगानिस्तान। हाँ, तो बल्ख रीजन में रहते थे ये, तो उसको वहाँ से फिर टोचेरियंस आए। तो मोस्ट लाइकली जो ग्रीक सोर्सेज के टोचेरियंस हैं वो ये कुषाण या फिर यूचीज हैं। अच्छा। हाँ, तो और ग्रीक सोर्सेज के थ्रू ये टोचार से तुखारी हो गया। कुषाण टर्म जो है वो हमको पुराण में कहीं नहीं मिलती। तो ये अब बाउंड्री पे आ गए हैं। मोस्ट लाइकली हिंदू कुश होगा जो हिंदू कुश तो पार कर दिया। आपके तक्षशिला नहीं, अब तो आ गए। अटैक कर दिया, तक्षशिला बन गया कैपिटल। उसके बाद जब बोला जाता है कि मथुरा जो इनका कैपिटल बना, वो कौन से पीरियड में बनता है? क्या वो इसी के पीरियड में है या बाद में है वो? कजूला कैटफाइसिस के बाद आया है एक रूलर जिसका नाम है वीमा तख्तो। अच्छा। अब वीमा तख्तो की स्टोरी इंटरेस्टिंग ये है कि जैसे जो आप और ये पूरा हेरिडिटरी है। हाँ, इसका बेटा था, तो उसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग ये है ना कि जैसे जो आप अभी ये भारतीय विद्या भवन की जो बहुत फेमस किताब है 11 वॉल्यूम की, उसमें आप पढ़ोगे ना तो उसमें बोल रखा है कजूला कैटफाइसिस के बाद जो नेक्स्ट रूलर है वो वीमा कैटफाइसिस है। नहीं, वो तो उससे पहले तो तख्तो है ना। हाँ, वो तख्तो इसलिए मतलब हमको उसमें इंटरेस्टिंग ये था कि जब ये बुक्स लिखी गई थी उस टाइम पे कंसेंसस ये था कि वीमा कैटफाइसिस सक्सेसर था कजूला कैटफाइसिस का। अच्छा। लेकिन हमको एक गोल्ड कॉइन्स मिलते थे जिसमें जो रूलर है रूरल का नाम नहीं है, लेकिन वो अपने आप को सोटर मैगस, ग्रीक टाइटल है मतलब ग्रेट किंग, वो यूज़ करता था। वीमा कैटफाइसिस के कॉइन्स में वीमा कैटफाइसिस नाम आता था। तो हिस्टोरियंस कंफ्यूज थे कि ये सोटर मैगस जो ये रूलर लिख रहा है ये कौन है। तो इसकी जो मिस्ट्री है वो सॉल्व होती है 1995 में, जब हमको जो ये रबातक एक जगह है अफगानिस्तान में, वहाँ से एक इंस्क्रिप्शन मिलती है कनिष्क की। कनिष्क की इंस्क्रिप्शन वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उसमें कनिष्क ने अपने जो प्रीवियस किंग्स थे, कुषाण किंग्स, उनके बारे में लिख रखा है। वो बताता है कि मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो थे क्या कहते हैं कजूला कैटफाइसिस, उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर थे वो वीमा तख्तो थे, उसके बाद मेरे फादर थे वो वीमा कैटफाइसिस थे। तो ये जो इंस्क्रिप्शन जब मिली तो उससे फिर हमको ये क्लियर हो गया कि जो सोटर मेगस है मोस्ट प्रोबेबली वीमा तख्तो है। तो ये जो इनका नाम का जो मतलब नामकरण कैसे है? ये कुषाण तो एकदम अलग है। हाँ, जो कैटफाइसिस का एकदम से ब्रेक है, या उस कनिष्क के बाद भी ये लगता था? कनिष्क मतलब कैटफाइसिस तो जैसे ग्रीक उसमें यूज करा गया है। जैसे जो कजूला कैटफाइसिस की जो प्राकृत में अपने लेजेंड है उनके कॉइन्स में, उसमें लिख रखा है जैसे कजूला कससा ऐसे करके, कससा कुषाणो। अच्छा। कैटफाइसिस को कससा लिख रखा है उन्होंने। कैटफाइसिस ये बेसिकली जो नाम है ये ग्रीक जो उनकी कॉइन्स थे, तो ग्रीक लेजेंड्स में कैटफाइसिस वो बोलते थे। अच्छा। कजूला कससा कुषाणो यबगु धर्मथिटा, ये पूरा का पूरा वो। इसका क्या मतलब है? पूरा जो ये इंस्क्रिप्शन में है उनके कॉइन्स के लेजेंड में आता है। अच्छा। कॉइन्स में लिखते हैं जैसे हमारे अब आजकल के कॉइन में सत्यमेव जयते लिखते हैं ना। हाँ, तो वैसे ही ये लिखते थे। तो कजूला कससा मतलब कजूला कैटफाइसिस, कुषाणो उनका नाम मतलब जो फैमिली जिससे आते हैं, यबगु बेसिकली जो ये वो मतलब जो 5 प्रिंसिपैलिटीज थी उसमें से वो उसको यज्ञु कहते थे, तो यज्ञु वो हो गया। और धर्मथिटा जो है वो करप्शन है, संस्कृत धर्म स्थित, स्टेडफास्ट इन धर्म। अच्छा। उसका कौन सा धर्म है ये? बुद्धिस्ट वाला है या? हाँ, उसमें मतलब वो डिबेट में अर्ली स्कॉलर्स बोलते थे कि ये जो धर्मथिटा है इसमें जो धर्म है वो बेसिकली बुद्धिस्ट धर्म को सिग्निफाई करता है। लेकिन मथुरा में एक इंस्क्रिप्शन मिली थी
हुविश्क के टाइम में। हुविश्क जो है वो सक्सेसर था कनिष्क का। उसमें क्या लिख रखा है, उसमें भी ये धर्म स्थित टर्म जो है वो आती है। लेकिन उसके बाद इंटरेस्टिंगली हुविश्क बोलता है कि मेरे को ये जो किंगडम है वो सर्व और चंडीवीर ने दी है। भगवान, ये सर्व जो है भगवान शिव का एक नाम था, नाम है। तो उससे तो क्लियरली है कि जो धर्म स्थित जो टर्म है, उस यहाँ पे धर्म जो है वो बेसिकली जो ये हिंदू धर्म या फिर आप कह सकते हैं कि जो वैदिक पैंथियन है उसके लिए यूज़ करा गया है। तो वही जो, और फिर उसके बाद बाकी जैसे जो हमको एक खालचियान जगह है यहाँ पे मिली है हमको, खालचियान नहीं, दूसरी एक जगह है, तो उज़्बेकिस्तान में मिली है हमको। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे हम एक पैलेस है वो पैलेस में हमको देखने को मिलता है कि ये उज्बेकिस्तान में है, तजाकिस्तान में है शायद। उज्बेकिस्तान में मिला है। हाँ, उज़्बेकिस्तान में दिलबर्जिन नाम जगह का है। अच्छा, दिलबर्जिन जगह का नाम है। वहाँ पे हमको टेम्पल है ये, या फिर, लेकिन ये मतलब कोई कन्फ्यूजन है, लेकिन पेंटिंग जो है उसमें भगवान शिव और पार्वती जी का वो है देखने को मिलता है। ये अच्छा। कजुला कैटफाइसिस या ये वीमा कैटफाइसिस के टाइम की है। ये कनिष्क से पहले की है। कनिष्क से पहले की है। अच्छा। हाँ, तो जो ये वीमा तख्तो है, वीमा तख्तों के पीरियड में बेसिकली जो रीजन है आपका सिंध और अच्छा, जैसे इसमें क्या है कि कजुला कैटफाइसिस ने तक्षशिला तक तो कॉन्कर कर लिया है, लेकिन शकस्तान और मेजर टेरिटरीज सिंध की और बलूचिस्तान की अभी भी इंडो पार्थियंस के पास है। तो ये वाली जो टेरिटरी है ये कॉन्कर करता है वीमा तख्तो। वीमा तख्तों के बाद वीमा कैटफाइसिस जो है उसके टाइम पे मथुरा तक ये पहुंचते हैं। अच्छा। कुषाण और मथुरा जो है, मथुरा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक तरह से तो ये स्टेजिंग पोस्ट है। आप मथुरा से गेंजेटिक प्लेन शुरू हो जाता है तो ईस्टर्न जा सकते हैं, फिर नीचे जो है आप सदर्न आपको जाना है मालवा, हाँ सेंट्रल इंडिया में, तो वहाँ जा सकते हैं। और तो ये और इंटरेस्टिंग वीमा कैटफाइसिस का पीरियड इसलिए भी है कि इसी पीरियड में वो गोल्ड कॉइन्स जो है वो मेजर मिंटिंग शुरू होती है कुषाणों की। अच्छा, हम ये जो रिलीजन की बात हमने की डिबेट है, ये कब, मतलब पहला हमको प्रमाण कब मिलता है, और कि बुद्धिस्ट सोर्सेज की तरफ से या चाइनीज सोर्सेज की तरफ से या ग्रीक सोर्सेज, जो भी सोर्सेज हैं अवेलेबल, वो कब प्रमाण मिलता है कि ये बुद्धिज्म से लिंक्ड है ये डायनेस्टी, और उसमें इनकी जो रिलीजन है, क्या रिलीजन फॉलो करते थे, इस पे बहुत डिबेट है। क्योंकि आप रीजन अगर देखें कि उज्बेकिस्तान से लेके मथुरा तक, और उसके बाद तो फिर बनारस से भी आगे चले गए, और इधर पूरा सिंध और बलूचिस्तान और पूरा का पूरा ये पूरा जो एक्सेस है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिश्रित कल्चर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। उसमें बुद्धिस्ट भी होंगे, हिंदू भी होंगे, ग्रीक इन्फ्लुएंस भी है। तो ये क्या ये मतलब सिर्फ वहाँ पे ऐसा इनका वो था कि जहाँ पे हम हैं रूल कर रहे हैं, उस रीजन में जो कल्चर फॉलो होता है हम उसको, उसके कॉइन्स, उसके ऊपर कॉइन्स इशू करेंगे, या उस तरीके से इनका पॉलिसी था रिलीजियस, या क्लियर था कि या हर एक रूलर का अलग अलग था। एक इवोल्यूशन भी देखने को मिलता है कि जो पहला रूलर है वो कुछ और धर्म में विश्वास करता है, और जब आखिरी तक आते आते हैं तो वो फिर वो वासुदेव भी लगने लग जाता है। हाँ। उसका नाम ही वासुदेव है। हाँ, इसमें एक एवोल्यूशन तो हल्का सा देखने को मिलता ही है। जैसे कजुला कैटफाइसिस जो है, बेसिकली जो रीजन जिस यहाँ पे ये 130 BC के आसपास जब यूचीज यहाँ पे सेटल हुए हैं, ये रीजन था जहाँ पे ग्रीको बैक्ट्रियन कल्चर जो था वो एस्टेब्लिश्ड था, फर्मली एस्टेब्लिश था। ग्रीको बैक्ट्रियन कल्चर बेसिकली जो ग्रीक्स थे इस रीजन में आके जो सेटल हुए थे, उनका कल्चर, उसको ग्रीको बैक्ट्रियन कल्चर बोलते हैं। तो उस जैसे जो इंडो ग्रीक्स थे उनके कॉइन में जितने भी ग्रीक देवी देवता हैं सबका मेंशन मिलता है। अच्छा, जैसे आपका गॉडेस का भी है। हाँ, जूस, गॉडेस ऑफ विक्ट्री, नाइकी। अच्छा। फिर बाकी और भी जैसे एथीना, ये सब जो हेलेनिक गॉड्स हैं उनका मेंशन। नाइकी ब्रांड भी उसी से है क्या? हाँ, नाइकी, हाँ, ऐसे गॉडेस ऑफ विक्ट्री, नाइकी वो नाम था। तो अब कजुला कैटफाइसिस के पीरियड में हम देख रहे हैं कि जो उसके कॉइन्स हैं उसमें हमको देखने को मिल रहा है कि गॉडेस नाइकी डिपिक्ट हो रखी है। और जो उज़्बेकिस्तान में एक हमको पैलेस मिला है जो कि स्कॉलर्स कहते हैं कि जो यूची की रॉयल्टी एरिस्टोक्रेसी थी उनका पैलेस है। तो उसमें क्या है कि हमको देखने को मिलता है स्कल्पचर्स, और स्कल्पचर्स में हमको एथीना
नाइकी, मित्रा, फिर उसके बाद एक बियर्डेड गॉड है जिसको सब कहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये जूस होगा। अब लेकिन इसमें मतलब ध्यान देने की बात ये है कि ये जो गॉड्स गॉडेसेस हैं ये डिपिक्ट वो ग्रीक गॉडेस कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये जो कुषाण या अर्ली यूचीज थे ये फॉलोअर थे ईरानियन रिलीजन के। तो इन्होंने क्या करा कि जो आइकोनोग्राफी थी उसको यूज़ करा, लेकिन वो मतलब वो ग्रीक गॉड्स को नहीं मानते थे, वो बेसिकली अपने जो ईरानियन डीटीज़ हैं उनको मान रहे। और साथ साथ हम देखते हैं कि कजूला कैटफाइसिस के टाइम पे एक तो ये धर्म थिएटर वाली टर्म यूज़ हो रही है, फिर वीमा कैटफाइसिस के टाइम पे, और जैसे वीमा कैटफाइसिस अपने लिए जो थर्ड रूलर था वीमा तख्तों के बाद जो आया था, अपने लिए टर्म इस्तेमाल करता है, वो एक करता है महेश्वर। अब उसमें क्या था, इंटरेस्टिंगली अर्ली स्कॉलर्स का ये मानना था कि महेश्वर मतलब होता है ग्रेट लॉर्ड, तो ये अपने लिए यूज़ कर रहा है। लेकिन जो स्क्रिप्ट है जिसमें ये लिखा गया है महेश्वर वो है खरोष्ठी। अब खरोष्ठी में होता क्या है कि शॉर्ट वॉवेल और लॉन्ग वॉवेल का कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता था, तो महेश्वर और माहेश्वर एक जैसे लिखा जाएगा। अच्छा, तो शिव जी भी, हाँ माहेश्वर मतलब शिव जी को बोल रहा है। और अब ये क्या है कि इसके अब शिव जी को आप यहाँ पे इंटरप्रेट कर रहे हो, उसका कारण ये है कि हमको दिलबार्जिन में पेंटिंग मिल रही है जिसमें भगवान शिव और पार्वती जी को बता रखा है। फिर साथ साथ हम देखते हैं कि जो एक और टाइटल वो यूज़ करते हैं कुषाण, मोहोजिनिगो करके। मोहोजिनिगो एक तरह के मून गॉड था जो शिव जी के साथ भी एसोसिएटेड है। हाँ, जो भगवान शिव को भी भाई चंद्र के साथ एसोसिएट होता है भगवान जी शिव जी। तो उससे आप कह सकते हो कि एक तरह से शैविज्म के प्रति भी इनका थोड़ा झुकाव था। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक तरफ ईरानियन गॉड्स की वर्शिप हो रही है, दूसरी तरफ ये भगवान शिव का थोड़ा बेंट है। वीमा कैटफाइसिस के टाइम पे ये तीसरा एलिमेंट ले आते हैं कि अपने आप को या अपने जो एंसेस्टर्स थे उनको एक मतलब डिवाइन बीइंग की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। तो हमको दो एविडेंस मिले हैं। एक टर्म इस्तेमाल होती है जो एक रिलीजियस सेंचुरी है जिसका नाम देवकुल, मतलब मथुरा में मिली है। एक मथुरा के लगभग 9 किलोमीटर या 15 किलोमीटर ईस्ट में, मतलब यमुना नदी के उस पार एक जगह है गांव माट करके। हाँ, माट, वहाँ से हमको ये देवकुला मिला है, जो बेसिकली आपने देखी होगी फेमस कनिष्क की मूर्ति जो है वो तलवार वाली। हाँ, तलवार वाली, वो यहीं से आई थी। और एक दूसरी थी सुर्ख कोटाल अफगानिस्तान में, वहाँ पे भी एक देवकुला मिला है। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो कुषाण रॉयल्टी थी उनके स्टैचूज होते थे और वो वर्शिप करे जाते थे एज ए डिवाइन बीइंग। तो ये 3 एलिमेंट हमको देखने को मिलते हैं। और जैसे तो ये 3 हमको प्रोमिनेंट एलिमेंट देखने को मिलता है। जो आपका क्वेश्चन था बुद्धिज़्म वाला, बुद्धिज़्म का क्या है कि जैसे जो अर्ली पाली टेक्स्ट्स हैं जो 3rd सेंचुरी में लिखे गए हैं, उनमें कहीं मेंशन नहीं है कि कुषाण जो थे या कनिष्क जो था वो फॉलोअर था बुद्धिज़्म का। मेन जो हमको ये जो पहली बार कब आता है ये चाइनीज सोर्सेज में मेंशन है। चाइनीज में भी हुइनसांग, वो सिर्फ कनिष्क के लिए है या उससे पहले भी है? वो कनिष्क के लिए स्पेशली बोलते हैं कि कनिष्क जो है, कनिष्क को मतलब एसोसिएट करते हैं कि भाई जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, हुइनसांग बताता है कि कश्मीर में, हाँ कश्मीर में, हुइनसांग के हिसाब से 400 साल गौतम बुद्ध के मरने के बाद एक काउंसिल कनिष्क ने कश्मीर में करी। फिर अलग अलग जो बुद्धिस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, वासुबंधु, अश्वघोष, तो इन सबको भी एसोसिएट कर रखा है कनिष्क से। और चाइनीज सोर्सेज में कनिष्क को बोला गया दूसरा अशोक। हाँ, ये क्या है मतलब, क्योंकि एक बात हमने मतलब मैंने ये कहानी सुनी है कि एक बार जब मतलब अशोक के बारे में तो सबको पता ही है, अब तो कम से कम पता चल गया है कि वो पहले से ही जो कलिंग का युद्ध था उससे पहले ही वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो चुका था। अब इसके बारे में भी यही बोला जाता है, कनिष्क के बारे में भी यही बोला जाता है कि एक युद्ध हुआ, उसके बाद उसने देखा कि कितना रक्तपात है और उसने फिर ये डिसाइड किया कि मैं अब बुद्धिज़्म का जो पाथ है वो फॉलो करूँगा। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? जैसे जितने कनिष्क के कॉइन्स हैं, जैसे जो रबातक इंस्क्रिप्शन की बात हो रही थी, वहाँ पे कहीं भी गौतम बुद्ध का मेंशन नहीं है। कनिष्क की जब हम कॉइन्स की बात करते हैं तो हम कॉइन्स में देखते हैं कि जो मेजॉरिटी कॉइन्स है कनिष्क के, उसमें फायर आल्टर
के ऊपर कनिष्क सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बेसिकली जोरेस्ट्रियन जो रिलीजन है उसका हमको एविडेंस देखने को मिलता है। कनिष्क के जो कॉइन्स हैं जिसमें गौतम बुद्ध का डिपिक्शन है, स्पेशली गोल्ड कॉइन्स, तो उसमें हम देखते हैं सिर्फ हमको 5 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। और जो न्यूमिस्मैटिक्स की स्टडी करते हैं उनके हिसाब से ये 5 कॉइन्स जो मिले हैं उसकी एक तो कंडीशन एकदम मिंट कंडीशन में है कि एकदम मतलब उसमें कोई वेयर एंड टेयर नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए इशू हुए थे, ये रेगुलर जो लेन देन के लिए कभी इस्तेमाल नहीं हुए थे। तो और कोई जितने जैसे जो पाली टेक्स्ट है उसमें कहीं मेंशन नहीं है, तो उससे आप ये कह सकते हो कि बहुत बड़ा पैटर्न जैसे हमको बताया जाता है वो कहीं नहीं था। जैसे ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल की बात होती है, तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुएनसांग बताता है हमको। हुएनसांग 7th सेंचुरी में इंडिया आया था हर्षवर्धन के टाइम पे। तो हुएनसांग से पहले हमको अर्लीस्ट सोर्स मिलता है ये 4th काउंसिल का, वो है एक बुद्धिस्ट रिलीजियस स्कॉलर थे जिनका नाम था परमार्थ। वो 6th सेंचुरी BC के अराउंड एग्जिस्ट करते थे। तो उन्होंने अपनी एक वसुबंधु, एक और बुद्धिस्ट रिलीजियस स्कॉलर थे, उनकी एक बायोग्राफी में उन्होंने बता रखा है कि एक राजा था, उसने एक बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी कश्मीर में, लेकिन उसमें वो राजा का नाम नहीं लेते। हुएनसांग कहता है कि ये कनिष्क थे जिन्होंने करवाया था। अब लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं था बुद्धिज़्म का, क्योंकि पेशावर के पास हमको एक स्तूप हमको मतलब उसके रिमेन्स मिलते हैं, और वहाँ पे 1911 के अराउंड एक्सकवेशन हुई थी जिसमें एक रेलिक्वेरी कास्केट मिला था, जिसमें मतलब उसमें क्या है कि आप देखोगे तो कनिष्क का डिपिक्शन आता है। भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध के नीचे कनिष्क वो डिपिक्ट कर रखा है। तो उसका मतलब ये है कि भाई कुषाणों की जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो ऐसी थी कि उनके एक पर्सनल बिलीफ था, लेकिन उसके साथ साथ जो उनके एम्पायर में अलग अलग जितने भी रिलीजियस बिलीफ थे उनको भी अकोमोडेट करते थे। तो ये वाली कहानी कि उसने युद्ध किया, उसमें ज़्यादा हत्या हुई, हिंसा हुई, उसके बाद बदला, ऐसा कुछ हमको कोई सोर्स नहीं बताता। हाँ, ऐसे कोई मतलब जितने भी कंटेम्प्रेरी सोर्स हैं उसमें कहीं मेंशन नहीं है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई बहुत जैसे अशोक जैसा कनिष्क का रुझान था बुद्धिज़्म की तरफ प्रति, क्योंकि मेजर कॉइन्स तो जो हैं वो जोरेस्ट्रियन, मतलब उसमें तो फायर अल्टर के ऊपर वो कर रहा है। अच्छा, एक ये कहानी आती है कि जो हैन चाइनीज़ हैं, हाँ, उनका एक राजा था और उसके भाई को शायद कन्वर्ट हुआ था वो बुद्धिज़्म में कनिष्क के समय में। ये शायद मैंने सुना है कि वो जब फिर उसने पता किया कि क्या मतलब ये नया जो फॉरेन रिलीजन है ये कहाँ से आया, तो उसने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि यहाँ से कोई कनेक्शन है। तो उन्होंने यहाँ पे लोग भेजे और फिर ये आदान प्रदान शुरू हुआ। और ये बोला जाता है कि कनिष्क के समय ही जो एक्सपोर्ट हुआ बुद्धिज़्म का चाइना में और उसका प्रचार प्रसार हुआ, वो कनिष्क के समय ही शुरू हुआ। नहीं, ये वाली स्टोरी का तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि कुषाण पीरियड में जो था मेजर एक्सपेंशन हुआ बुद्धिज़्म का। कुषाण पीरियड में चाइना में, सेंट्रल एशिया में, दोनों जगह पे। और दूसरा क्या है कि जितनी भी मेजर जो हमको स्टैचूज मिलते हैं गौतम बुद्ध के, मूर्तियाँ मिलती हैं, उसमें सिग्निफिकेंट चंक जो है वो कुषाण पीरियड में ही हुआ था। तो ऐसा नहीं था कि मतलब जो बुद्धिज़्म का परसिक्यूशन वगैरह हो रहा था, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस ट्रेडिशन था और उसको भी पेट्रनेज मिलती थी। लेकिन ये कहना कि भाई जैसे अशोक बुद्धिज़्म के लिए इम्पॉर्टेंट थे वैसे ही कनिष्क थे, सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये मतलब हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अच्छा, हाँ। अब बात आती है कि कनिष्क के बारे में। हाँ, उनका जो रूल था वो अपने प्रीवियस जो रूलर्स थे, अपने फैमिली के जो किंग्स थे, उनसे कैसे अलग था, और उसको कई लोग गोल्डन पीरियड बोलते हैं। लेकिन जब उसके बाद हविष्क की बात होती है तो उनका भी एक हालांकि उस समय उन्होंने कोई एक्सपेंशन उनका नहीं हुआ किंगडम का, कंसोलिडेशन शायद हुआ हो, लेकिन कौन सा गोल्डन पीरियड, क्योंकि दोनों के बारे में बात होती है कि इनका भी गोल्डन पीरियड था, उनका भी गोल्डन पीरियड था। तो क्या मतलब सिमिलरिटीज थी, क्या डिफरेंसेस थे इन दोनों के राज में? तो जैसे वीमा कैटफाइसिस हैं, तो वीमा कैटफाइसिस के टाइम हम देख रहे हैं कि मथुरा तक कॉन्क्वेस्ट हो चुकी है। वीमा कैटफाइसिस कनिष्क के पिताजी थे। तो मथुरा के बाद जो मेजर कॉन्क्वेस्ट होती है वो कनिष्क के पीरियड में होती है। और इतना तो हम क्लियरली जानते हैं कि बनारस तक ये पहुंच गए थे।
उसके बाद जैसे रबातक इंस्क्रिप्शन में कनिष्क बताता है, कनिष्क मतलब उसमें स्टार्टिंग ही शुरू होती है ऐसे कि मैंने कॉन्कर करा साकेत, साकेत के बाद कौशाम्बी, कौशाम्बी के बाद पाटलिपुत्र, पाटली के बाद चंपा, श्री चंपा, चंपा तक मेरी आर्मी पहुंची है। और सारे के सारे जितने भी ये एक इंटरप्रिटेशन के हिसाब से क्षत्रिय लैंड्स थे उनको मैंने कॉन्कर कर लिया, और एक इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो क्षत्रिय वर्ड नहीं है, वो क्षत्रप वर्ड है। तो दो इंटरप्रिटेशन है। तो बेसिकली जो ये रबातक इंस्क्रिप्शन है इसके हिसाब से चंपा तक कॉन्कर कर लिया था। चंपा मतलब कि जो आपका बिहार और बंगाल की बाउंड्री पे स्थित है। तो अब क्या है कि हमको कॉइन्स जो हैं वो पाटलिपुत्र तक मिलते हैं, लेकिन अब उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था ये नहीं जानते। एक चाइनीज़ जो सोर्स है उसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी ये आती है कि कनिष्क जो है वो अपनी आर्मी लेके पाटलिपुत्र तक पहुंच गया है, और पाटलिपुत्र से वो डिमांड करता है उसके जो राजा है पाटलिपुत्र के राजा से कि भाई आप हमको मतलब मैं आपके सिटी को छोड़ दूंगा, 9 लाख सोने के सिक्के दे दो मेरे को। तो राजा कहता है भाई 9 लाख रुपए सिक्के तो नहीं दे पाऊंगा। वो 3 चीज़ें ऑफर करता है कनिष्क को। पहला तो गौतम बुद्ध का जो बावल है जिससे वो मतलब भिक्षा मांगते थे वो, दूसरा एक मुर्गा जो कि पानी में अगर कोई लाइव इंसेक्ट है तो वो पानी नहीं पिएगा, उसकी ये फेमस क्वालिटी थी, और तीसरा एक बुद्धिस्ट स्कॉलर अश्वघोष। ये 3 ऑफर करते हैं उनको। तो वो जो भिक्षा मांगने वाला जो पात्र था, हाँ, वो उन्होंने वैसे उसी समय बना लिया या पहले से ही था? ये तो चाइनीज सोर्सेज में आता है। तो अच्छा। बेसिकली ये 3 ऑफर करते हैं और कनिष्क एक्चुअली एक्सेप्ट कर लेता है इसको, फिर वो रिटर्न कर जाता है। अच्छा। तो ये चाइनीज सोर्सेज में आता है। लेकिन इतना पता है हमको क्योंकि इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं हमको सारनाथ में, कि सारनाथ में एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें बता रखा है कि ये एक बोधिसत्व का स्टैचू है। उसमें बता रखा है कि ये बोधिसत्व का स्टैचू कनिष्क के 3रे साल में यहाँ पे डेडिकेट करा गया है। अच्छा। तो आप ये कह सकते हो कि कनिष्क के रेन के 3रे साल में हमने मतलब कनिष्क की आर्मीज ने सारनाथ तक का जो बनारस तक का रीजन है कॉन्कर कर लिया था। अब कनिष्क की जो रेन है वो शुरू कब होती है उसमें इतनी डिबेट हो रखी है। 1960 में कॉन्फ्रेंस हुई थी बकायदा लंदन में, अच्छा, कि उसकी डेट जो है उसको हम फिक्स करेंगे। तो 4-5 डेट स्कॉलर्स उस पर डिबेट कर रहे थे। तो एक डेट है 78 AD, फिर 100 AD, फिर 140, फिर 126 AD, फिर एक 144 AD। तो 4 वो है एड। आजकल जो कंसेंसस है मोस्ट स्कॉलर्स का वो है कि 126-127 AD के अराउंड कनिष्क का कोरोनेशन हुआ था। अच्छा। तो 130 BC तक इसने सारनाथ तक कर लिया था, और नीचे सेंट्रल इंडिया में भी मालवा तक का रीजन इसने कॉन्कर करा था। तो इंडिया में तो ये कॉन्क्वेस्ट हुई थी। फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया में भी इसने टारिम बेसिन तक कॉन्क्वेस्ट करी थी काफ़ी। सेकंड होमलैंड। हाँ, सेकंड होमलैंड, जो अपने होमलैंड तक सेकंड होमलैंड तक पहुंच गए। तो अपने पहले वाले तक नहीं पहुंच हाँ, पाए, नहीं दूसरे तक ही पहुंच पाए। तो कनिष्क का तो पीरियड था उसमें कॉन्क्वेस्ट हुई, लेकिन हुविष्क में कंसोलिडेशन, और हुविष्क का आप कह सकते हो कि एक गोल्डन पीरियड था। उसका पीरियड भी ज़्यादा था, कॉन्क्वेस्ट कुछ ऐसे थी नहीं। तो मतलब कंसोलिडेशन क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद तो उनका डिक्लाइन ही शुरू हो गया। हाँ, जैसे अब वो तो सबके बेस में देखते हैं। जैसे गुप्त पीरियड की बात होती है तो गुप्त पीरियड में जो कुमार गुप्त का पीरियड है उसको बोलते हैं कि गोल्डन पीरियड था। फिर एकदम से स्कंद गुप्त के टाइम पे हुणों की एडमिशन शुरू हो जाती है। हाँ। तो वैसे ही जो था इनके साथ भी दिक्कत थी, क्योंकि इन्हीं के पीरियड में हम देखते हैं कि जो हुविष्क के बाद आया रूलर वसुदेव, तो वसुदेव के टाइम पे वेस्टर्न पार्ट जो है इनका, बेसिकली अफगानिस्तान ईरान का जो बॉर्डर है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि ईरान में इस टाइम पे पर्शिया में जो एक नई डायनेस्टी उभर के आ रही है सैसेनिड्स। तो उनका जो रूलर है अर्दशीर फर्स्ट, वो कॉन्कर करता है रीजन, और कॉन्कर सबसे पहले तो ये पेशावर तक का रीजन कॉन्कर कर लेता है। और फिर उसके बाद शाहपुर सेकंड जो है वो अपने इंस्क्रिप्शन में लिखता है कि मैंने सिंध का रीजन जो है वो कॉन्कर कर लिया है कुशानों से। तो वेस्ट साइड में ये जो ससेनिड्स हैं उससे खो रहे हैं टेरिटरी। यहाँ क्या हो रहा है, जो इंडियन रीजन है उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, जो माठ का जो देवकुल था ना, तो जब स्कॉलर्स ने 1911 में जब इसकी एक्सकवेशन शुरू हुई थी तो वहाँ पे वो क्या नोटिस करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जो कनिष्क की इमेज है उसकी गर्दन उड़ा रखी है, वैसे ही हुविष्क की भी इमेज है, वीमा कटफाइसिस की भी स्टैचू है वहीं पे पाया गया है, तो उसका कोई गर्दन उड़ा रखी है सबकी। अच्छा।
तो स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये जो डेसिक्रेशन हुआ है ये हुणों के पीरियड में नहीं हुआ, जिस हिसाब से वो हुआ है। तो मतलब उनका ये मानना है कि हुण तो बहुत 200-300 साल 200-300 साल बाद आए, लगभग 350 साल। तो उनका ये मानना है कि जिस पीरियड में देवकुल बना उसके लगभग 50-60 साल बाद ही ये डेसिक्रेशन हुआ। तो एक तरह से जो एक लोकल आप कह सकते हो पॉपुलर रिवोल्ट या जो नई डायनेस्टी जिसने रिप्लेस करा उसने ये टारगेट करे इनके कि यहाँ पे भाई अपने राजाओं को पूछते थे। तो ये ससनेद एम्पायर के ही लोग थे? नहीं, ये तो जो टारगेट हुए ये मार्ट की बात हो रही है मथुरा के पास। तो मथुरा में इंडियन पावर्स ने रेस्ट्रिक्ट करना शुरू करा इनको। तो मथुरा का जो रीजन था वहाँ पे नागाज का राइज हुआ, लेकिन जो हरियाणा और पंजाब का जो रीजन है वहाँ पे राइज होता है क्षत्रिय रिपब्लिक्स या वॉरियर रिपब्लिक्स का। इनको ये जो रिपब्लिक्स थी ये बेसिकली पाणिनि के टाइम पे हमको मेंशन आता है। जैसे एक रिपब्लिक है आपकी जो आपका पंजाब का जो रीजन है चेनाब और रावी के बीच में, मद्रकाज कहते हैं उनको। मद्रकाज ये महाभारत में जो माद्री जो थी वो इसी रीजन से आती थी। तो मद्रकाज मेंशन है। फिर उसके बाद मद्रका के नीचे आप चले जाएं तो योधे है। योधे जो हैं, योधे स्कॉलर्स का ये मानना है, योधे मेंशन है पाणिनि में। पाणिनि ये सारे जो संघ हैं इनको कहते हैं ये अयुधजीवी संघ, दोज हु लिव बाय द प्रोफेशन ऑफ वॉर, लड़ के अपना जीवन चला रहे हैं, उनकी आजीविका जो है वो युद्ध है। तो उसके लिए मतलब ये एपिथेट यूज़ करते हैं पाणिनि। और फिर क्या है कि योधे जो टर्म है स्कॉलर्स का ये मानना है कि महाभारत में आता है कि योधे युधिष्ठिर के एक बेटे का नाम था। अच्छा। तो उससे ये डिसेंड अपने आप को क्लेम करते होंगे, ऐसा मानना है स्कॉलर्स का। और योधे का जो रीजन था वो बेसिकली रीजन था आपका ईस्टर्न पंजाब और हरियाणा का पूरा रीजन। और रोहतक जो था, रोहतक का रीजन स्कॉलर्स बोलते हैं कि सेंटर रहा होगा। उसका कारण यह है कि जो जिसमें कॉइन्स मिंट होते हैं ना, तो जो क्ले सील होती है वो वहाँ पे पाई गई है रोहतक में। तो आपका जो सबसे जो सेंटर लोकेशन है वहीं पे आप अपने कॉइन मिंट करोगे। तो वहाँ से हमको जैसे जो सील है उसमें हमको एक मतलब एपिथेट आता है योधेः गणस्य जयः, कि योधेयों का जो गण है उसकी जय हो। तो ये एपिथेट आता है। फिर इंटरेस्टिंगली अब योधे कहाँ तक फैला हुआ था इनका? ये बेसिकली जो आपका हरियाणा है और ऊपर का पंजाब, जालंधर से एक और हमको मतलब एक सील पाई गई है जिसमें बैल बना है। बैल के नीचे लिख रखा है योधेय नाम जय मंत्र धारणम। मतलब कि योधे जो हैं वो उनके पास विक्ट्री चार्म का पोजेशन है, जय मंत्र, विक्ट्री का मंत्र। तो जलंधर तक का जो रीजन है आप कह सकते हो कि योधेय के पास था। तो और बेसिकली ये कह सकते हैं कि सतलुज से इस पार। हाँ, सतलुज से इस पार, हाँ लगभग। और इंटरेस्टिंगली इनमें क्या है कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड के डिक्लाइन के बाद इनका हमको राइज देखने को शुरू मिलता है। और उससे पहले भी रहे होंगे क्योंकि पाणिनि मेंशन करते हैं। लेकिन इनके जो सिक्के हैं वो फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास आके ख़त्म हो जाते हैं। और फर्स्ट सेंचुरी बीसी के बाद क्या है, लगभग 300 साल का गैप है। फिर सेकंड सेंचुरी बीसी से फिर सिक्के आने शुरू हो जा रहे हैं। एडी से यू मीन? हाँ, एडी, सॉरी। फर्स्ट सेंचुरी बीसी में ख़त्म, फिर सेकंड सेंचुरी एडी में फिर से शुरू। तो ये 300 साल का गैप है, उसमें सिक्के विक्के नहीं हमको देखने को मिल रहे। क्योंकि एक पीरियड ऐसा भी है ना जहाँ पे या तो शाक रूल कर रहे हैं, इंडो पार्थियंस रूल कर रहे हैं, या फिर कुषाण आ रखे हैं। और इंटरेस्टिंगली क्या है ना कि योधेयों के सिक्कों में एक और बात हमको देखने को मिलती है कि इससे पहले जो डायनेस्टीज थी जैसे इंडो ग्रीक्स, पार्थियन, शक, कुषाण, ये इस्तेमाल करते थे खरोष्टी और ग्रीक इंस्क्रिप्शंस भी, मतलब स्क्रिप्ट्स भी। लेकिन इन्होंने पॉइंट बना रखा था कि हम ब्राह्मी यूज़ करेंगे। इनके कोई भी सिक्का नहीं मिला जिसमें खरोष्टी तक यूज़ है। तो क्या ब्राह्मी और खरोष्टी का कुछ? A.S. आल्टेकर जो हैं स्कॉलर जो हुए थे बहुत अच्छे, तो उनका ये मानना है कि ये एक तरह से आप कह सकते हो डिफाइंस था उनका कि भाई जो खरोष्टी को एक तरह से फॉरेन स्क्रिप्ट की तरह देखा जाता था। अच्छा। तो ब्राह्मी एक तरह से इंडिजिनस स्क्रिप्ट मानी जाती थी।
तो उसको इनका कहना है कि उन्होंने ये इशू वो करा, मतलब रिटेन करा ब्राह्मी, तो एक वो मतलब एविडेंस है। और इनके कॉइन्स में हमको भगवान कार्तिकेय की वो मिलती है। हाँ, एक्चुअली हरियाणा में अभी तो नहीं है इतना, लेकिन पहले कम से कम 1000 साल या 500 साल से पहले तो कार्तिकेय भगवान की बहुत पूजा होती थी। ये राजर्षि नंदी जी ने मेरे को बताया था। अच्छा। हाँ। हाँ, तो अब मतलब देख लीजिए कंटिन्यूटी जो है लोकल ट्रेडिशन में। जैसे दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो ये लोकल मेमोरी में आपकी हिस्ट्री कैसे रिटेन होती है, जो ये माठ का जो रीजन है जहाँ से हमको देवकुल मिला है, वो जब एक्सकवेशन से पहले ना वहाँ पे माउंड था, टीला टाइप का था, उस टीले का नाम था टोकरी टीला। टोकरी टीला। हाँ, जो आसपास के जो लोग थे हाँ। वो टोकरी टीला बोलते थे। अब आप संस्कृत सोर्सेज में देखोगे ना, उनको तोखारी तुखारा बोल रखा है। तुषार, वही ना। हाँ, तुषार, तोखार, तुखारा। हाँ। तो तुखारा टोकरी सिमिलैरिटी है। तो मतलब कि उसका मतलब जो ओरिजिनल नाम था उससे थोड़ा आम जो भारतीय थे उनके लिए तुखारा थे। धीरे धीरे तुखार से टोकरी बन गया था, और 1910 तक या 1911 तक वो टोकरी टीला कहते थे उसको। गजब। हाँ, तो मतलब वो इंटरेस्टिंग ये देखने को मिलता है कैसे कि जो एक सोसाइटी में जो हिस्टोरिकल मेमोरी है वो रिटेन कर जाती है। वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, उनको पता नहीं था कितने साल पुराना, लेकिन टोकरी टीला कह रहे हैं। अच्छा, ये आपने कहा जैसे रोहतक में इनका सेंटर था, तो वहां से कुछ कॉइन्स मिले हैं? कॉइन्स तो मिले, साथ साथ जो क्ले सील है, क्ले सील हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। क्योंकि वो दिखाती है कि यहाँ पे कॉइन्स की मिंटिंग होती थी। अच्छा, तो वो अगर सेंटर था तो फिर तो राजस्थान के, नॉर्थ राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, गंगा तक फैला होगा ये? नहीं, इसमें क्या है कि जैसे जो इनके वेस्ट में जो शिवालिक हिल्स है, वहाँ पे एक और ट्राइब थी, मतलब ट्राइब कह रहा हूँ, गण थे। हाँ। इनका नाम कुनिंद था। अच्छा। कुनिंद के इंटरेस्टिंगली क्या है, कुनिंद यूज करते हैं खरोष्टी। अच्छा। उनके जो सिल्वर कॉइन्स हैं उसमें खरोष्टी इंस्क्रिप्शन यूज होती है। अब स्कॉलर्स का ये कहना है कि खरोष्टी इसलिए यूज होती है कि जो कॉपर कॉइन्स है उसमें सिर्फ ब्रह्मी यूज होती है, और कॉपर कॉइन्स होते थे वो लोकल सर्कुलेशन में रहते थे। खरोष्टी इंस्क्रिप्शन इसलिए यूज होती है कि सिल्वर कॉइन्स जो होते थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में यूज होते थे। लेकिन वही जो केस है वो हमको योधेय में नहीं मिलता। योधेय के जो सोने के मतलब जो सिल्वर के कॉइन्स हैं उनमें भी ये ब्राह्मी यूज कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ मतलब वो था। और योधेय के साउथ में जो आज का आपका भरतपुर कह रहा हूँ, ये जो दिल्ली और हाँ भरतपुर का ही रीजन जो है, वहाँ पे अजमेर, अलवर। हाँ, अजमेर अलवर तक, वो जयपुर के जो रीजन था वहाँ पे तो ये मालव थे। अच्छा, मालवास। हाँ, मालव उनको बोला जाता है। और ये मालव जो थे, इंटरेस्टिंगली स्कॉलर्स का मानना है कि जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड करा था ना, तो अलेक्जेंडर के वो ग्रीक सोर्सेज में हमको बताया जाता है कि जब ये ब्यास के बाद रिटर्न करके नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो रावी और चेनाब जहाँ पे मिलती हैं उस रीजन में एक मलाय ट्राइब करके रहते थे। अच्छा, तो ये वही होंगे। और इनका माइग्रेशन का कारण पॉसिबली ये था कि जब शक और ये इंडो ग्रीक्स का सेटलमेंट यहाँ पे शुरू होना, तो इन्होंने इनको पुश करा होगा, तो ये साउथ की तरफ आ गए थे। तो अर्जुनायनस और मालव, फिर ऊपर योधे, कुनिंद, मद्रकज, ये सब यहाँ पे रूल। और कुषाण शक जो थे यहाँ पे, वो फिर जो कुषाण आए और उनका एम्पायर हुआ, तो फिर वो नीचे चले गए। हाँ, वो नीचे चले गए। तो ये क्या मालवों से भी नीचे गए? हाँ, क्योंकि मालवों का हम ये देखते हैं ना कि ये 2nd सेंचुरी पीरियड में जिस टाइम पे कुषाणों का डिक्लाइन हो रहा है, इन्होंने अपना एक्सपेंशन जो है वो और नीचे तक, कोटा उदयपुर तक इन्होंने कर लिया है। अच्छा। और इंटरेस्टिंगली एक और चीज़ क्या बात आती है, हमको ये देखने को मिलता है कि जो एक वेस्टर्न क्षत्रप्स जिनकी राइवलरी थी सातवाहनों से, हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो उसमें क्या है कि रुद्रदामन बहुत फेमस रूलर है। जूनागढ़ की इंस्क्रिप्शन बहुत फेमस है। रुद्रदामन मेंशन करता है कि मैंने योधेयों को हराया है। योधे जो अपने आप को कहते हैं कि हम हीरो हैं क्षत्रियों के, उनको हमने हराया है। और ये जो क्षत्रिय का एसोसिएशन है ना, पाणिनि जो होते हैं थे, वो योधेयों को कहते हैं ये अयुधजीवी क्षत्रिय हैं, ये लड़ के जीते हैं ये क्षत्रिय। तो ये जो वॉरियर रिपब्लिक्स जो थी, इनका राइज भी होता है कि जैसे डिक्लाइन होता है
और उसके बाद इनका राइज हो रहा है। तो जो ये यौधेय की सील थी, यौधेय नाम जय मंत्र धारणम, वो जो है स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये जो सील है ये कमोमरेट कर रही हो शायद से एक विक्ट्री जो यौधेय ने जीती हो इनके खिलाफ, कुषाणों के। और कुषाण की जो राइज होता है जो रिपब्लिक्स का, उससे अब ये क्या है कि कुषाण एक तरफ से जो आपका पेशावर से वेस्ट में, पेशावर के ईस्ट से लेके पंजाब का कुछ, वेस्टर्न पंजाब का कुछ रीजन जो है इनके पास पड़ा है। अच्छा। बाकी सारे में उस तरफ ससेनिट्स आ गए हैं, इस तरफ ये जो रिपब्लिक्स है इनका राइज हो चुका है। तो ये देखने को मिलता है। तो इसके बाद वो रिपब्लिक्स आ गए, तो इनमें भी आपस में भी, क्योंकि अब फॉरेन इन्वेजन, मतलब जो कुषाण थे वो उनका रूल खत्म हो गया है, शाक्स नीचे चले गए हैं, तो ये छोटी छोटी किंगडम्स बन जाते हैं आपस में। मतलब तो क्या इनके आपस में लड़ाइयाँ नॉर्थ में, साउथ में हम बात करेंगे, लेकिन नॉर्थ में क्या चल रहा है, आपस में क्या खींचतान है यहाँ पे? हाँ, खींचतान तो हो रही है, और ये हम इसलिए जानते हैं ना इनका राइज हुआ। कॉइन तो है ही, कॉइन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है प्रयागराज में, उसमें हमको मेंशन मिलता है कि समुद्रगुप्त ने यौधेयों को, मद्रकों को, अर्जुनायनों को, ये कुनिंदों को हराया है। अच्छा। तो उससे स्कॉलर्स ने ये इंटरप्रेट करा है कि भाई कुषाण के बाद एक पीरियड था गैप का, उसके बाद राइज होता है गुप्तास का, तो उस पीरियड में इन्होंने ये इलाका कब्जा कर दिया। तो इंटरेस्टिंगली क्या है कि अर्जुनायनास के बाद स्पेशली वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि समुद्रगुप्त मेंशन करते हैं कि मैंने अर्जुनायन को हराया और अर्जुनायन ने मेरी ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट करी है, लेकिन एक 6th सेंचुरी का टेक्स्ट है वराहमीर का, बृहद संहिता, उसमें वराहमीर कहते हैं कि ये अर्जुनायन जो हैं ये नॉर्दर्न इलाके में इनकी एक किंगडम है। कौन सा रीजन होगा ज्योग्राफी अभी की वाली? यही भरतपुर जयपुर, मतलब ये आपका जो सदर्न राजस्थान का। तो मालवों से और योद्धों कुनिंदों से बीच में। हाँ, और मालव का क्या है इंटरेस्टिंगली कि ये जो पोस्ट गुप्ता पीरियड में मालवों का एक्सपेंशन हो रहा है नीचे की तरफ, जो आज का मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया का मालव रीजन है, मालवा रीजन है, हाँ। वो पोस्ट लाइकली इन्हीं से अपना मतलब नाम लिया है। अच्छा। फिर बाद में जैसे एक थ्योरी है कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में एक औलिकर डायनेस्टी थी, उनका जो एसोसिएशन था वो ये मालव जो रूलर्स थे इनके थ्रू होता है, लेकिन मालवों का एक्सपेंशन साउथवर्ड्स हो जा रहा है धीरे धीरे। तो मतलब ये पूरा का पूरा आपस में वो सब चल रहा है। तो ये हमने नॉर्थ इंडिया की बात कर ली, साउथ इंडिया में क्या हो रहा है इस समय? साउथ इंडिया में मतलब इससे पहले ही शुरू हो गया था कि जब मौर्यों का डिक्लाइन होता है उस टाइम पे जो डेक्कन, अपर डेक्कन का रीजन है बेसिकली, वहाँ पे एक डायनेस्टी का राइज होता है जिसका नाम है सातवाहन। और सातवाहन जो डायनेस्टी है उसके बारे में हम बेसिकली तो उनकी इंस्क्रिप्शंस के थ्रू जानते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो लिस्ट्स हैं वो पुराण हमको प्रोवाइड करते हैं। और पुराणों में सातवाहनों को आंध्र भृत्य बोला गया है। आंध्र भृत्य मतलब सर्वेंट्स ऑफ द आंध्रास। और तो स्कॉलर्स का ये मानना है कि जब मौर्यन पीरियड था तो मौर्यन गवर्नर्स जो थे आंध्रा रीजन में, उनके अंडर ये ऑफिशियल्स थे सातवाहन। और जब मौर्यंस का डिक्लाइन होता है तो ये मूव करते हैं वेस्टवर्ड्स, और जो अपर डक्कन का रीजन है, अपर डक्कन रीजन में ये प्रतिष्ठान के आसपास ये अपनी जो किंगडम है वहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं। क्योंकि जो अब डिबेट चलती है कि जो आंध्र के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई सातवाहन हमारे यहाँ के थे, महाराष्ट्र के कहते हैं सातवाहन हमारे यहाँ के थे, लेकिन जो अर्ली कॉइन्स हैं सातवाहन्स के वो हमको ये नासिक प्रतिष्ठान के रीजन में मिलते हैं। प्रतिष्ठान कौन सा है आज का? यही अपर डक्कन नासिक के बगल में ही है, नासिक के पास। हाँ। अच्छा। तो पैठन, अच्छा, हाँ, प्रतिष्ठान पैठन। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे हमको अर्ली कॉइन्स मिलते हैं। और पुराणों के हिसाब से सिमुक एक राजा थे, वो पहले कुषाण रूलर थे। और सातवाहन ये सिमुक थे। और सिमुक के बाद फिर उनके मतलब छोटे भाई बनते हैं कान्हा राजा। लेकिन जो मेजर एक्सपेंशन होता है सातवाहनों का वो होता है तीसरे रूलर में, जिनका नाम है सतकर्णी। और सतकर्णी के बाद हम बारे में हम इसलिए ज़्यादा जानते हैं कि नासिक के पास एक जगह है, नाना घाट पास है एक, वहाँ पे हमको एक इंस्क्रिप्शन मिली है जो कि उनकी क्वीन, नागनिका नाम है उनका, उन्होंने लिखी है। उसमें मेंशन कर रखा है उन्होंने कि मैंने ये दान दिए ब्राह्मणों को, वो सब दिए। और इंटरेस्टिंगली जो वो इंस्क्रिप्शन है वो स्टार्ट होती है, उसमें मेंशन है वासुदेव और समकृष्ण।
फिर बाकी इंद्र, मतलब जितने भी और ये वैदिक- उसी समय का है जब ऊपर कुषाण है, नहीं इसमें जैसे क्या ये वो जा चुके हैं? नहीं उससे पहले का है। पहले का है। उससे पहले का है काफी, क्योंकि इंटरेस्टिंगली जैसे जो हमने पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये खारवेल बोलता है कि मैंने सतकर्णी को हराया था। अब कौन सा सतकर्णी हम ये नहीं जानते हैं। सतकर्णी एक, सतकर्णी और सतकर्णी दो। अब सतकर्णी बहुत सारे आएंगे, अच्छा, उनका टाइटल बन जाता बट है। मेन दो है ना, हाँ, जिनका नाम आता है कि एक्सपेंशन में सतवाहना के। हाँ, गौतमी पुत्र सतकर्णी, सतकर्णी फर्स्ट, सतकर्णी सेकंड, ऐसे करके बहुत सारे। तो सतकर्णी फर्स्ट जो ये थे, थर्ड रूलर ऑफ मतलब कुषाण, ये सातवाहन। तो इनके टाइम पे अब इंटरेस्टिंगली क्या है कि अब जैसे वही ना बात होती है कि इंस्क्रिप्शंस पे हमको ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये बोस्ट करते हैं। हाँ, ये नागनिका बोलती हैं कि जो सतकर्णी के जो घोड़े थे वो 3 ओशियंस का पानी पीते थे। 3 ओशन मतलब कि पूरा का पूरा पेनिनसुलर इंडिया इन्होंने कॉन्कर कर लिया था, लेकिन वैसा नहीं था। नर्मदा वैली, आपका मालव रीजन और जो ये अपर दक्कन का इलाका है, ये कॉन्क्वेस्ट हो गई थी। तो 2 समुद्रों का पानी भी नहीं पिया था उस समय तक। हाँ, फिर उसके बाद एक जो मेन रूलर आए हैं जिनके बारे में हमको अच्छा पता है खासकर, वो है एक 17th रूलर थे इस डायनेस्टी के, जिनका नाम है हाल। वो हाल जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था, वो एट्रीब्यूट करा जाता है हाल को, गाथा सत्तसई। गाहा सत्तसई प्राकृत में, महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखा गया, तो वो लव पोएम्स हैं, इरोटिक पोएम्स हैं। उसको आप अभी पढ़ सकते हो, 700 पोएम्स के करीब है। और मतलब उस टाइम के पीरियड का क्या आप मतलब वो कौन सी शताब्दी है ये? हाल का जो पीरियड है, अब ये बेसिकली मतलब वैसे कहना मुश्किल है, क्योंकि क्या है कि 2 स्कॉलर्स का वो है। एक स्कॉलर कहते हैं कि 30 BC के अराउंड इनका सातवाहनों का शुरू हुआ है। कुछ स्कॉलर्स का कहना है 230 BC, 200 साल का गैप है। अब तो उसी में निपट गए। उसी में निपट गए तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से 1st सेंचुरी BC के आसपास का हाल का पीरियड है। अब हाल के जो क्योंकि पीरियड, इनकी लड़ाई तो जो चलती है कई लगभग 150 साल तक, 150 साल तक। हाँ। वो तो जो गुजरात में जो शाक हैं, हाँ। जो आके बसे हैं ऊपर से, हाँ, उनके साथ ही चलता है ना। हाँ, तो ये जो हाल है, हाल के बाद से हमको दिक्कत शुरू होने लग जाती है। उस टाइम पे शायद से माइग्रेशन हुआ था इनका, जो शकस थे मथुरा में रहते थे। तो जब ये कॉन्क्वेस्ट होना शुरू हुआ कुषाण कनिष्क का, तब इन्होंने माइग्रेट करके ये आ गए हैं आपका जो सौराष्ट्र, सिंध का थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा राजस्थान का, मालव जो रीजन है सेंट्रल इंडिया का, उस रीजन में इन्होंने कॉन्कर कर लिया है। तो अब दिक्कत, और ये वाला जो टेरिटरी थी मालवा नर्मदा वैली की, ये थी पहले सातवाहनों के अंडर। और इंटरेस्टिंगली बात हमको क्या देखने को मिल रही है ना, कि पुराणों के हिसाब से लगभग जो ये पीरियड है इसके बाद का, हाल के बाद का, उसमें लगभग जो रूलर है वो उनका जल्दी वो जा रहे हैं। अच्छा। जैसे एक रूलर हमको बताते हैं सुंदर सतकर्णी, उसने 1 साल तक राज करा। उसके बाद एक आया चकोर सतकर्णी, उसने 6 महीने तक राज करा पुराणों के हिसाब से। तो ये बड़ा उनके मतलब सतकर्णी के सातवाहनों के लिए बहुत दिक्कत वाला पीरियड है। और जब हम वेस्टर्न क्षत्रप्स की बात करते हैं, तो वेस्टर्न क्षत्रप जो पहला रूलर जिनके बारे में हम जानते हैं, वो एक डायनेस्टी या एक फैमिली से आता है जिसका नाम है क्षहरात। अच्छा। हाँ, अब उसका नाम है भूमक। अब भूमक के बारे में हम ये नहीं जानते, भूमक अपने आप को कहता है कि मैं क्षत्रप हूँ। अब स्कॉलर्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई ऊपर तो कुषाण थे, तो कुषाण की क्या पता कुछ ओवरलॉर्डशिप हो इनके ऊपर, या इंडिपेंडेंट थे, ये हमको क्लियर नहीं है। लेकिन इतना पता है कि भूमक जो था, भूमक ने सबसे पहले यहाँ पे ये सारी जो आपका काठियावाड़, थोड़ा राजस्थान, सिंध, नर्मदा वैली, ये सब, और मालवा का रीजन जो है वो सब कॉन्क्वेस्ट कर रखी है। असली जो कॉन्क्वेस्ट होती है ये सातवाहनों के खिलाफ, वो होती है भूमक के जो नेक्स्ट रूलर आता है नहपान, उसके टाइम पे। अब नहपान और भूमक का क्या रिलेशन है हम ये भी नहीं जानते, लेकिन ये पता है कि ये भी क्षहरात फैमिली का था। तो इनमें पूरी इन डायनेस्टीज में दोनों में हाँ, आपस में चलता रहता है, कभी ये जीत जाता है, कभी वो जीत जाता है। हाँ, टेरिटरी लेते रहते हैं। तो पीस कब आता है इसमें? नहीं, इसमें क्या है कि इससे पहले जैसे नहपान का बड़ा इंटरेस्टिंग वो आता है कि
नाहपान क्या करता है कि उसकी कॉन्क्वेस्ट धीरे धीरे करके पूरा पूरा सातवाहन टेरिटरी से सब खत्म कर conquest देते हैं, बिल्कुल ही। हाँ, हाँ। अब उसी टाइम पे राइज होता है गौतमीपुत्र सतकर्णी का। और गौतमीपुत्र सतकर्णी क्या करते हैं, लगभग कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से कोई भी टेरिटरी सतकर्ण ये सातवाहनों के पास नहीं बची थी, और कुछ कहते हैं कि जो प्रतिष्ठान के आसपास, इनकी कैपिटल के आसपास का रीजन था, वो जो है वो गौतमीपुत्र सतकर्णी के अंडर में था। और गौतमीपुत्र सतकर्णी के हिसाब से टाइम पीरियड से शुरू होती है रीकॉन्क्वेस्ट। और रीकॉन्क्वेस्ट में अब बेसिकली जो राइवलरी है ये वेस्टर्न क्षत्रप और सातवाहनों को के मतलब बीच में, वो हो रही है बेसिकली रिसोर्सेज के लिए। और रिसोर्सेज कौन से? 3 पोर्ट हैं वेस्टर्न इंडिया के, और ये वाला टाइम है जिस समय जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उससे जो ट्रेड है वो अपने चरम पे है। 3 पोर्ट कौन कौन से हैं? एक है भारूकच्छ, संस्कृत सोर्सेज में आता है, आज का जो भरूच रीजन है, गुजरात सिटी है वो। फिर एक सोपारा जो है महाराष्ट्र में, और एक कल्याण जो एक सबब है मुंबई का। तो ये जो 3 हैं आपके, तो सब लोग चाहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करें, मतलब जो वहाँ से फिर रेवेन्यू आएगा। अब नाहपान जो सातवाहनों के अंडर हैं 2 पोर्ट, ये आपका भारूकच्छ नहीं, सोपारक और कल्याण। भारूकच्छ जो है वो है वेस्टर्न क्षत्रप्स के अंडर। और इंटरेस्टिंगली हमको ये बताया जाता है ग्रीक सोर्सेज में कि जो ये सोपारक और कल्याण के जो पोर्ट्स हैं उसको ये वेस्टर्न क्षत्रप्स जो है क्लोज कर देते हैं नाहपान के टाइम पे। अच्छा। और वहाँ से जो सारे शिप्स हैं उनको डाइवर्ट कर रहे हैं भारूकच्छ की तरफ, ताकि उनका कंट्रोल हो जाए। और फिर क्या होता है, नाहपान इतनी कॉन्क्वेस्ट कर लेता है, फिर जब गौतमीपुत्र सतकर्णी अपनी रीकॉन्क्वेस्ट शुरू करते हैं ना, तो वो भी टारगेट करते हैं भारूकच्छ को अब। अच्छा। और ये जो जैन सोर्सेस है, जैन सोर्सेस में हमको बताया जाता है कि सेवरल अटैक्स हुए थे भारूकच्छ के ऊपर, और फाइनली जाके सतकर्णी कॉन्क्वेस्ट करते हैं भारूकच्छ पे। और अब नाहपान की इसी टाइम पे, मतलब आपका जो नर्मदा वैली, मालवा का रीजन सब कुछ कॉन्क्वेस्ट कर लिया, सौराष्ट्र तक कॉन्कर कर लिया था गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। और इसी टाइम पे नाहपान की डेथ हो जाती है। अब हमको ये नहीं पता कि लड़ाई में मरे थे कि नहीं मरे थे, लेकिन डेथ होती है। और एक नासिक के आसपास, एक नासिक के पास एक जगह है जोगलथम्बी नाम की, वहाँ से हमको एक मतलब पूरा सिक्कों का वो 13,000 सिक्के मिले थे वहाँ से। 13,000 सिल्वर कॉइन्स, 1900 कुछ में, डेट में भूल गया हूँ। 13,000 नाहपान के सिक्के थे वो, मतलब सिल्वर कॉइन्स हैं। और 13,000 जो सिक्के मिले हैं उसमें लगभग 9,000 से ऊपर जो सिक्के हैं उसमें गौतमीपुत्र सतकर्णी ने ऊपर से उसको स्टैंप कर रखा है अपने नाहपान के सिक्कों के ऊपर ही सतकर्णी डाल रखा है नाम। तो उसमें हमको मतलब उसमें आप ये देख सकते हो कि कितने, और मोस्ट लाइकली वो नासिक का रीजन है, तो ये कोई ट्रेजरी रही हो, मतलब कंकर करके लाए गए हैं। हाँ, वो मतलब इन्होंने पकड़ लिए होंगे वहाँ पे, और ये ट्रेजरी रही होगी, इन्होंने कहीं छुपा रखा होगा, वहाँ पे भूल गए। उसकी स्टोरी बड़ी अच्छी है कि कैसे वो सिक्का मिला। मतलब एक पुराना जो न्यूज़पेपर है उसमें बताते हैं कि नई बारिश होती है जब बहुत तेज, तो नहीं होता कि जो मिट्टी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, वो हो जाती है। तो अगले दिन 2 बच्चे खेल रहे थे, मतलब पत्थर से एक दूसरे मार के खेलते हैं। तो उसमें क्या कहता है, एक इतनी जान से मारता है कि बगल का कुछ टीला टाइप का होता है, उसमें घुसता है वो, और जैसे जब आपका पत्थर किसी मेटल ऑब्जेक्ट पे लगाएगा तो आवाज़ सी नहीं आती, तो वो वाली आवाज़ आई थी। फिर वो बच्चे जाते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है कि उनको कि भाई यहाँ पे, फिर जो ये अंग्रेजों के टाइम का पीरियड है। फिर पूरे मतलब जो इंग्लिश कमिश्नर है वो आता है वहाँ पे, और बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है कि 13,000 सिक्के, सिल्वर के सिक्के एक जगह मिलना बहुत बड़ी बात है। और अभी वो कहाँ पे रखे हैं? मतलब अब तो ब्रिटिश म्यूजियम में तो नहीं होंगे। म्यूजियम आपको वो पता नहीं के ले गए हो, लेकिन 13,000 नहीं, ये 2-2 ग्राम के सिक्के हैं। 2 ग्राम के सिक्के तब भी बहुत हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसों के लिए उठा के लेके गए होंगे, वो आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। गौतमपुत्र सतकर्णी जो है वो कॉन्कर कर लेते हैं। अब क्या है कि ये जो डिफीट होती है इनकी नाहपान की, उसके बाद वेस्टर्न क्षत्रप जो एलीट है उसमें चेंज होता है। अब क्षहरात फैमिली थी पहले, अब आ जाती है कार्दमक फैमिली।
अब ये चेंज जो कि कोई ओवरऑल रूलिंग अथॉरिटी थी, कुषाण रूलिंग अथॉरिटी, उसने करवाया कि या आपस में इनका कोई चेंज था, हम ये नहीं जानते। और जो पहला रूलर था इस कार्दमक लाइन का, उसका नाम था जयदमन। अच्छा। जयदमन के टाइम पे थोड़ी सी वो पुश करना शुरू करते हैं और ये नर्मदा वैली तक का रीजन जो है ये कॉन्कर कर लेते हैं। जयदमन का जो पोता है वो है रुद्रदामन। और रुद्रदामन हमको ये बताता है कि अपनी इंस्क्रिप्शन में जो जूनागढ़ में मिली है उसमें वो ये बोलता है कि मैंने गौतमी पुत्र सतकर्णी को 3 बार हराया है, लेकिन मैंने इसलिए उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं करा क्योंकि वो मेरा क्लोज रिलेटिव है। और क्लोज रिलेटिव इसलिए कि गौतमी पुत्र सतकर्णी का जो बेटा था या प्रिंस था, कोई सतकर्णी प्रिंस कोई था, उसकी शादी हुई है रुद्रमन की बेटी से। अब इंटरेस्टिंगली बात ये आती है कि भाई अपनी बेटी से शादी करके फिर ये अटैक क्यों करा इसने। तो कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि भाई ये टैक्टिकल मूव था कि उनको लगेगा कि अब तो भाई पीस वो है, और उसी टाइम पे फिर से वो कॉन्कर शुरू होती है और पूरा का पूरा जो नर्मदा तक का रीजन है ये रुद्रदामन कॉन्कर कर लेता है। फिर सतकर्णी के बाद क्या है कि अब जैसे वो स्ट्रगल कुछ टाइम के लिए रुक रखा है, फिर क्या होता है कि जो वेस्टर्न क्षत्रप्स हैं उनमें सिविल वॉर शुरू हो जाती है। तो यज्ञ श्री सतकर्णी एक रूलर है, वह गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद है, वो फिर से अटैक मतलब लड़ाई शुरू कर देता है, फिर ये रिट्रीट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, 150 साल की जो लड़ाई है इसके एंड में कुषाणों का, ये सातवाहनों का डिक्लाइन हो जाता है। वेस्टर्न क्षत्रप्स तो 3rd सेंचुरी एडी का पीरियड है जहाँ पे सातवाहनों का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इनका जो वेस्टर्न क्षत्रप्स हैं इनका भी डिक्लाइन होता है। तो बेसिकली जो ये आपका मालवा वालवा का रीजन है सब कुछ ये इनके हाथों से निकल जाता है। इनका बेसिकली जो गुजरात का रीजन है वहीं पे रूल रहता है और ये डिपोज होंगे कुमारगुप्त के टाइम पे फाइनली। तो मतलब 5th सेंचुरी एडी के आसपास रुद्रसिंह 3rd जो है वो लास्ट रूलर होगा वेस्टर्न क्षत्रप्स का। ठीक है। तो उसके बाद इनको ये करें। वापस कुषाण पे जाते हैं लास्ट में। उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमको क्या पता चलता है? जैसे कुषाण एडमिनिस्ट्रेशन, अब जैसे इन्होंने कुछ लिखा विखा तो है नहीं। हाँ, मतलब एक ये भी है कि ना तो इंडियन सोर्सेज में कुछ है, ना बुद्धिस्ट सोर्सेज में, इंडियन बुद्धिस्ट सोर्सेज में कुछ है। इनके बारे में ज़्यादा बात ही नहीं होती है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बात नहीं है। अब स्कॉलर्स का क्या था कि कुछ स्कॉलर्स का, अर्ली स्कॉलर्स का ये कहना था, पहली बात तो इतनी बड़ी टेरिटरी है तो सेंट्रलाइज्ड स्टेट तो रहेगी नहीं, और उनका ये कहना था कि कॉइन्स बहुत मिल रहे हैं इस इलाके में, मतलब ये कुषाणों ने कॉइन्स बहुत ज़्यादा इशू करे हैं। तो उनका ये मानना था कि ये अपने ऑफिशियल्स को कैश में पे करते थे। तो जैसे जो जागीरदारी वाला सिस्टम था यहाँ पे नहीं था कि गवर्नर को बोल रखा है कि भाई रेवेन्यू जितनी है एक पर्टिकुलर प्रोविंस की उसमें से पर्टिकुलर हिस्सा हमको चाहिए, बाकी तुम रख लो। तो डिसेंट्रलाइज्ड, हाँ डिसेंट्रलाइज था, लेकिन पेमेंट जो होती थी वो कैश में होती थी, ऐसा स्कॉलर्स का कहना है। और वो कहते थे कि 2 कैपिटल थी, एक मथुरा थी, एक पेशावर थी। कैश मतलब कॉइन्स ना? हाँ, कैश मतलब कॉइन्स। अब ये मतलब इंटरप्रिटेशन है, इसमें कोई वो नहीं मिलता, लेकिन हमको ये पता है कि जो कुषाण टेरिटरी थी उसमें जो प्रोविंसेस थे उनको क्षत्रप कहते थे। 4 प्रोविंसेस के बारे में हमको पता है। पहला है सारनाथ, जो 4 क्षत्रपीस थी, सारनाथ, मथुरा, फिर उसके बाद आपका रबाटक और सुरकोताल। 4 का हम जानते हैं। एक स्कॉलर हैं बियनपुरी, उनके हिसाब से 5 से लेकर 7 क्षत्रप्स थे अलग अलग जगह पे। और दूसरी क्या बात हो रही है, इंटरेस्टिंगली जो क्षत्रप्स थे या प्रोविंसेस थे उनके जो गवर्नर्स थे, हमको एक एविडेंस मिला है सारनाथ में, जिस ये जो मैं बात कर रहा था बोधिसत्व की जो मूर्ति है जिसमें बता रखा है कि 3रे साल कनिष्क के टाइम पे है, उसमें हमको ये देखने को मिलता है कि जिस क्षत्रप जो गवर्नर था जिसने लिखाई है ये, वो बोलता है कि मेरे जो पिताजी थे वो भी गवर्नर थे। तो हेरिडिटरी ये गवर्नरशिप थी। और दूसरा एक चीज़ हमको ये वो देखने को मिलती है, जो कुषाण रूलर्स हैं उनके टाइम पे वो बड़े पॉम्पस टाइटल्स उन्होंने यूज़ करने लग गए। जैसे आप अशोक की बात करें तो अशोक अपने आप को कहता है कि मैं राजा मगध का राजा हूँ बस। ये अपने लिए लिखते हैं देवपुत्र, शाओनानो शानो, शहनशाह। फिर एक इंटरेस्टिंगली काइजर शब्द यूज़ करते हैं जो सीजर से आता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि
अब स्कॉलर्स के हिसाब से ये जो अपने आप को एलिवेट कर रहे हैं कि भाई हम सेवी डिवाइन बीइंग है, हमारी देवकुल, और हम खुद भी फिर बाद में पूजा करवा, मतलब हाँ। उसका जो देव कुल नाम रखा, हाँ। तो वो भी वहाँ पे इन्हीं की मूर्तियां मिली हैं। अब रबातक इंस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे तो स्टार्ट होती है कि कनिष्क कहता है अपने आप को द गॉड वर्दी ऑफ वर्शिप। हाँ। तो अपने आप को वो, तो एक जो अपने आप को एलिवेट करना सेवी डिवाइन स्टेटस के तरह, आप उनके कॉइन्स देखेंगे कुशानों के, तो जो कुशान एम्परर है उसके पीछे वो जो हेलो होता है ना, जैसे देवी देवताओं के पीछे, वो कभी दिखा रखा है कि उनके हाथ से अग्नि निकल रही है, कभी दिखा रखा है कि क्लाउड्स के बीच में से अपीयर हो रहे हैं। तो ये सब दिखाने का कारण ये है, स्कॉलर्स का ही मानना है कि इनकी जो टेरिटरी थी वो बहुत वो थी, क्या कहते हैं, मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस थी। और यहाँ पे जो क्षत्रप भी थे, तो क्षत्रप क्या है, आम लोग हैं, ये गवर्नर्स हैं, लेकिन हम क्या हैं कि हम आम लोग नहीं हैं, हम सेमी डिवाइन, हम उनसे ऊपर हैं। तो एक वो भी था। और दूसरा क्या है कि इतना जो प्लूरलिज्म था उसका मेन कारण भी ये भी हो सकता है कि आपका जो रीजन है, क्या कहते हैं, एक तरफ आप उज़्बेकिस्तान में चले जाइए तो वहाँ पे ईरानियन रिलीजन डोमिनेंट है, फिर आप इंडिया में आ जाइए तो यहाँ बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म है। तो उस हिसाब से इनको क्या था कि एक सबको पेटर्नाइज कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट टाइप। हाँ। और दूसरा इंटरेस्टिंगली देखते हैं कि वासुदेव के आसपास तक आते हैं, इनकी इंडियनाइजेशन अच्छे से हो गई, नामों में ही पता चल नामों में जाता पता है। चल जाता है। तो ये और कॉइन्स में भी शायद जो पहले था, मतलब वासुदेव के कॉइन में है शायद जहाँ पे त्रिशूल है। हाँ, मतलब आप कनिष्क का कॉइन देखोगे तो उसमें स्पीयर है, और यहाँ तक आते आते त्रिशूल हो जाता है। तो त्रिशूल का जो ये है, तो बेसिकली उनका कहना है कि भगवान शिव का वो वर्शिप दिखा रहे हैं। फिर अलग अलग है, जैसे ओएशो टर्म की यूज़ होती है भगवान शिव के लिए। तो ओएशो जो है वो स्कॉलर्स के हिसाब से वृष से आया है, वृष बुल को कहते हैं संस्कृत में, तो वृष से ओएशो बना है। तो ये इंटरेस्टिंग हमको ट्रांजिशन देखने को मिलती है। फैसिनेटिंग। तो अभी ये सब खत्म हो गया। हाँ। उसके बाद गुप्त पीरियड शुरू होगा। हाँ, गुप्त से पहले मतलब अब जैसे कुषाण का डिक्लाइन हो चुका है, अब ये वाला जो पीरियड है, यहाँ पे आपकी एक तरफ रिपब्लिक्स हैं, नीचे आपके वेस्टर्न क्षत्रप्स रूल कर रहे हैं, फिर यहाँ पे जो मथुरा का रीजन है वहाँ पे नाग हैं। तो ये वाला बड़ा टुमल्चुअस पीरियड है। और गुप्तों का राइज होता है, जो थर्ड किंग हैं मतलब गुप्त डायनेस्टी के, चंद्रगुप्त फर्स्ट, तो वो अराउंड 320 AD के हिसाब से होता है। तो उससे पहले का जो पीरियड है वो बड़ा चर्निंग का पीरियड चल रहा है इस पीरियड। सब छोटे छोटे क्षत्रप हैं, वो आपस में ही हाँ टेरिटरी के लिए छोटे छोटे कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं, अलायंसेस बन रहे हैं, ये सब है। तो बड़ा तो अगले में हम गुप्त पीरियड के बारे में बात करेंगे, द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। चलिए जय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी, गुप्त पीरियड की हिस्ट्री के बारे में थैंक यू बात करेंगे। थैंक यू।